नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अपने देश में इस समय एक खास तरह का माहौल है। पूरे विपक्ष को इस बात की छूट है कि वो संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं के जो प्रमुख हैं उन पर हमला कर सकें, उनकी आलोचना कर सकें, निंदा कर सकें, यहाँ तक कि उनको गाली दे सकें। इसकी पूरी छूट मिली हुई, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एमके स्टालिन हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हो, सबको ये छूट मिली हुई है कि वो संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर सकते हैं और उसके बाद ये दावा कर सकते हैं कि वो जनतंत्र के रक्षक हैं, वो संविधान के रक्षक हैं। आज बात जो है पश्चिम बंगाल की करेंगे। ममता बनर्जी का एक बयान आया है। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्वक चुनाव हो गए। अब आप सुनेंगे तो आप अपने को पहले तो चिकोटी काटेंगे कि भाई मैं सुन क्या रहा हूँ। क्या कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री इस देश का इस तरह का बयान दे सकता है? जिस बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या हुई, उन पर अत्याचार हुए, जिंदा जलाया गया, मंदिर तोड़े गए और हिंसा का तांडव सड़कों पर दिखा, वहाँ शांतिपूर्ण जो है चुनाव हुए, ये ममता बनर्जी का दावा है। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी देश में ऐसा शांतिपूर्ण चुनाव ना हो। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया क्यों? इसलिए कि जो बांग्लादेश में हुआ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वही कर रही हैं हिंदुओं के साथ, और वो प्रशंसा बांग्लादेश की इसलिए कर रही हैं कि इससे बांग्लादेशी घुसपैठिए खुश होंगे और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम मतदाता है वो खुश होंगे। तो वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। हर पार्टी जो है अपना जो कोर वोटर है, कोर समर्थक है, उसको खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कोशिश कहाँ तक? क्या जनतंत्र के विरोध में जाकर देश के विरोध में ऐसा किया जाएगा? ये सवाल देश के सामने है। और क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने दिया जाएगा? ये भी सवाल है। पश्चिम बंगाल में इस समय ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा परेशान हैं तो एसआईआर से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका अधिकार संविधान ने चुनाव आयोग को दिया है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में भी गई ममता बनर्जी, काला कोट पहनकर चली गई। पहले काला शॉल पहनकर दिल्ली में प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उन्होंने अपने मतदाताओं को, अपने कोर समर्थकों को संदेश दिया कि देखो मैं कहाँ तक जा सकती हूँ तुम्हारे बचाव में। वो ये नैरेटिव बनाने में एक तरह से कामयाब रहीं। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एसआईआर में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब उनके पास कोई ठोस मुद्दा है नहीं, कोई ठोस सबूत एसआईआर के खिलाफ है नहीं, सिवाय इसके कि वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग वॉशिंग मशीन बन गया है। वो जो उनके वोटर हैं यानी मुसलमान जो हैं, उनका नाम जो है वो मतदाता सूची से हटा रहे हैं। घुसपैठिया बोल नहीं पाई, लेकिन उनकी नज़र में घुसपैठिया और पश्चिम बंगाल के जो भारतीय मुसलमान हैं उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि दोनों उनको वोट करते हैं। उनको मतलब अपने वोटर से है। अब आप देखिए, चुनाव आयोग को बहुत सारे अधिकार हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तो उसको एक तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो प्रभार ही मिल जाता है। अभी भी ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें जो अधिकारी लगे हैं, सरकारी अधिकारी ही लगते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई गड़बड़ी है तो एक्शन लेने का अधिकार, संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को है। पश्चिम बंगाल के 7 ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने एसआईआर में गड़बड़ी की, लापरवाही बरती, चुनाव आयोग ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने कहा कि ये तानाशाही है, तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग का, इसको हम नहीं मानेंगे। जिनको सस्पेंड किया है उनको हम प्रमोट करेंगे। अब अगर ये संविधान के विरुद्ध नहीं है तो और संविधान के विरुद्ध क्या होगा? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये सीधे सीधे एनार्की है, अराजकता है कि हम संवैधानिक संस्था के निर्देश को नहीं मानेंगे, उसके फैसले को पलट देंगे, उसके अनुसार जो काम नहीं कर रहे हैं अगर चुनाव आयोग उनको सज़ा देता है, उनके खिलाफ एक्शन लेता है, तो हम उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे। इस तरह से देश में कोई संस्था चल सकती है? इस तरह से देश में व्यवस्था चल सकती है क्या?
लेकिन इस समय सबको छूट है। राहुल गांधी दिन रात बोलते रहते हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग। मणिशंकर अय्यर का बयान बताया था मैंने आपको। उन्होंने एमके स्टालिन की प्रशंसा की कि इंडी गठबंधन का नेता उनको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा एमके स्टालिन ने कभी नारा नहीं लगाया कि चौकीदार चोर है। एमके स्टालिन ने कभी नारा नहीं लगाया कि वोट चोर गद्दी छोड़। यानी वो किस पर हमला कर रहे थे? वो स्टालिन की प्रशंसा से ज़्यादा राहुल गांधी की आलोचना कर रहे थे कि इस तरह का नारा लगाने वाला व्यक्ति नेता होने लायक नहीं है, नेतृत्व करने लायक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मणिशंकर अय्यर, उनके जैसे तमाम लोग बोलते रहते हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के बाहर। राहुल गांधी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही भाषा, इसी तरह की बात एमके स्टालिन भी बोलते हैं अलग तरह से। केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, गवर्नर के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। और सनातन धर्म के खिलाफ जितना बड़ा हमला एमके स्टालिन और उनकी पार्टी और उनके बेटे ने किया है, इस देश में कभी किसी ने नहीं किया होगा। कि सनातन धर्म को बीमारी बताते हैं, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका समूल नाश किया जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इस पर कि क्या ये उदयनिधि स्टालिन को बोलना चाहिए था, क्या इस पर एमके स्टालिन को चुप रहना चाहिए था या समर्थन करना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये हेट स्पीच में आता है। तमिलनाडु की सरकार ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि हेट स्पीच के मामले में किसी शिकायत का इंतजार मत कीजिए, सीधे एफआईआर दर्ज कीजिए। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ आज तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ममता बनर्जी जो कुछ चुनाव आयोग के बारे में बोल रही हैं, उसके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। वहाँ तो केंद्रीय एजेंसियाँ ही सुरक्षित नहीं हैं। केंद्रीय एजेंसियों की जांच के दौरान, उनकी रेड के दौरान मुख्यमंत्री अपनी पुलिस का पूरा अमला लेकर पहुंच जाती हैं और कागज़ और फ़ोन छीन लाती हैं ईडी के अधिकारियों से। कुछ नहीं होता उनके खिलाफ। मामला दर्ज हुआ है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है उनके खिलाफ। कोई एक्शन होगा इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये केंद्र सरकार लॉन्ग रोप दे रही है, जनता की नज़र में वो और गिर जाए इसके लिए ये सब कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि ये कमज़ोरी का लक्षण है, ये ताकत का लक्षण नहीं है। ये कानून का राज स्थापित करने वाले इस तरह से नहीं सोच सकते। संविधान की रक्षा करने की बात करने वाले इस तरह से नहीं सोच सकते। लेकिन ये हो रहा है और होता रहेगा। कम से कम 2026 के विधानसभा चुनाव तक तो होता ही रहेगा। उसके बाद क्या बदलेगा नहीं बदलेगा वो चुनाव के बाद की बात है, लेकिन अभी ये होता रहेगा। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। तो मेरा एक सवाल है उनसे और उनके सारे समर्थकों से और उनका साथ देने वालों से, उनके मतदाताओं से, कि अगर बांग्लादेश जैसा मॉडल उनको पसंद है, बांग्लादेशी घुसपैठिया तो पहले से पसंद है, उनको बसाने, उनको खिलाने पिलाने का, उनकी सुरक्षा का, सबका इंतज़ाम ममता बनर्जी करती हैं, तो क्यों न पश्चिम बंगाल में भी चुनाव बांग्लादेश की तरह हो जाए। बांग्लादेश में चुनाव से पहले देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। चुनाव हुआ जिसमें देश की सबसे बड़ी पार्टी शामिल ही नहीं हुई और दो ही बड़ी पार्टियां वहां थी, तो दूसरे नंबर की पार्टी को तो जीतना ही था। तो ये किस तरह का चुनाव है कि दो खिलाड़ियों का मुकाबला, उसमें जो सबसे तेज, सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है उसको आप जो है टूर्नामेंट से बाहर कर दीजिए और दूसरा खिलाड़ी तो अपने आप विजेता हो जाएगा। तो ये तो राहुल गांधी जैसा है, जो उनको शूटिंग का जो मेडल मिला था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वो उसी के जैसा है। तो ममता बनर्जी अगर ऐसा चाहती हैं तो क्या वो कहना चाहती हैं या वो न कहना चाहती हो, तो भी इसका ये निष्कर्ष क्यों न निकाला जाए कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसके बाद चुनाव हो। तो बांग्लादेश में अगर वो शांतिपूर्ण है, स्वतंत्र चुनाव है, अच्छा चुनाव है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होगा। अगर वो मॉडल ममता बनर्जी को पसंद है तो पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं लागू होना चाहिए, होगा नहीं।
लेकिन एक प्रश्न है, एक परिस्थिति उनके सामने, एक मॉडल उन्होंने जिसको आदर्श बताया है वो पेश किया गया है कि सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव के मैदान से बाहर कर दीजिए, उसके बाद चुनाव कराइए, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे। तो पश्चिम बंगाल में भी फिर कह रहा हूं कि अगर तृणमूल कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए तो उसके बाद जो चुनाव होगा, क्या ममता बनर्जी कहेंगी कि वो निष्पक्ष हुआ है, शांतिपूर्ण हुआ है? क्या इस ऐसे चुनाव के नतीजे को वे स्वीकार करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगी। इसकी बात करने पर भी वो कहेंगी कि देश में तानाशाही आ गई है। हालांकि ये बात न करने पर भी वो कह रही हैं तानाशाही है। दिल्ली की तानाशाही है, चुनाव आयोग की तानाशाही है, हर तरह का आरोप लगा रही हैं। हालांकि बोलती वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी खिलाफ है, लेकिन सीधे सीधे नहीं बोलती है। इतना बचकर बोलती हैं कि कोई एक्शन ना हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, उसका डर उनको है। उसका डर ही है जो उन्हें पूरी तरह से अराजक होने से रोक रहा है। जो वो नहीं कर पा रही हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं कि केंद्र सरकार का उनको डर है, इसलिए नहीं कि उनको डर है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके उनकी सरकार बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देगी। उनको डर है कि सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठा सकता है जो उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। तो ममता बनर्जी को दो चीज़ों से डर लग रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा एसआईआर से। तो सुप्रीम कोर्ट से तो वो लड़ाई का मोर्चा सीधे खोल नहीं सकती, तो एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एसआईआर को रोकने और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को डिरेल करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ होता नहीं इस तरह के कामों के लिए, उसको उधार लेना पड़ता है राज्य सरकार से। राज्य सरकार के कर्मचारी और अधिकारियों को लेकर ही चुनाव आयोग ये काम करता है। तो राज्य सरकार के उन कर्मचारियों अधिकारियों को भी पता है कि चुनाव आयोग जब तक ये प्रक्रिया चल रही है या चुनाव के समय जब तक चुनाव की प्रक्रिया चलती है तभी तक रहता है। हालांकि नियम काफ़ी कुछ बदले जा चुके हैं चुनाव के समय के, कि चुनाव के बाद भी अगर चुनाव के दौरान किसी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है चुनाव आयोग ने, तो ऐसा नहीं है कि चुनाव का ख़त्म होते ही, उसका नतीजा आते ही वो चुनाव आयोग का वो फैसला जो है रद्द हो जाएगा और राज्य सरकार उसको रद्द कर सकती है। ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग को तब भी अधिकार रहता है, चुनाव आयोग को बताना पड़ता है राज्य सरकार को कि अगर वो फैसला बदल रही है तो क्यों बदल रही है। लेकिन ममता बनर्जी को इन सब चीज़ों का कोई डर नहीं है। जब वो केंद्र सरकार से नहीं डरती, केंद्र सरकार बुलाती है उनके अधिकारी को और भेजने से मना कर देती है। केंद्र सरकार बुलाती है पूछताछ के लिए, सीबीआई पहुंचती है, धरने पर बैठ जाती है। सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है और वो भेजने से मना कर देती हैं, और मना ही नहीं कर देती, उस अधिकारी को प्रमोट भी कर देती हैं। कोलकाता का पुलिस कमिश्नर से उसको डीजीपी बना दिया जाता है, पूरे राज्य का पुलिस का मुखिया बना दिया जाता है। और पूछताछ किस मामले में हो रही थी? भ्रष्टाचार के मामले में, चिट फंड में घोटाले के मामले में। तो इन सब मामलों में ममता बनर्जी का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। उनके कुछ मंत्री जेल में चले गए हैं, उनके कुछ नेता जेल में चले गए हैं, इससे ममता बनर्जी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका अत्याचार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ खास तौर से बदस्तूर जारी है। उसमें कोई रुकावट नहीं आई है, कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि उनको लगता है कि यही रास्ता है उनकी चुनावी जीत का, उनको सत्ता में वापस लाने का। तो वो भारतीय जनता पार्टी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रही हैं और भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। वो जानती हैं कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, एक सीमा के आगे नहीं जाएगा। वो अपनी ओर से ये ख्याल रख रही हैं कि ऐसी परिस्थिति ना आने दें जब सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना पड़े। बस इतना ही लिहाज बचा है सुप्रीम कोर्ट का, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, हाई कोर्ट जो कहेगा, उसको वो मान लेंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ऐसा होता तो एसआईआर पर जो कुछ वो कर रही हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद वो न कर पाती या न करती। लेकिन उनको एसआईआर को रोकना है, इसलिए रोकना है कि उनके फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। उनकी जीत का राज जो है वो सबको समझ में आ गया है, खासतौर से चुनाव आयोग को और वहाँ जो अधिकारी तैनात रहते हैं, खासतौर से सुरक्षा बल, कि 1 से 3
दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में ये जितने फर्जी वोटर हैं इनके वोट डाले जाते हैं। अगर ये फर्जी वोटर, इनका नाम ही वोटर लिस्ट से हट जाएगा तो कौन सा फर्जी वोट पड़ेगा। ममता बनर्जी उसी की लड़ाई लड़ रही है, फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट में बनाए रखने की। उनकी जीत का यही मंत्र है, जब तक फर्जी वोटर वोटर लिस्ट में हैं तब तक उनको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। इसलिए उनके लिए ये फर्जी वोटर्स का मामला राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है, और वो लड़ाई वो हर हालत में लड़ना चाहती है, हर तरह से लड़ना चाहती है, हर कीमत पर लड़ना चाहती है, किसी भी स्तर तक गिर कर लड़ना चाहती है। जितनी बातें उन्होंने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बोली है, पर्सनल अटैक जिस तरह का किया है, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ जो कुछ बोला है, जिस तरह की धमकी दी है, और चुनाव आयोग की जिस तरह की धमकी दे रही है, आज तक मुझे याद नहीं है कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह का आचरण किया हो। लेकिन ममता बनर्जी कर रही हैं, और निश्चिंत होकर, निडर होकर कर रही हैं। इस बात से वो बिल्कुल निश्चिंत हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होने वाला है। उनको बचाना है तो अपने फर्जी वोटर को, उनको बचाना है तो जो घुसपैठिया है उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम बनाए रखने की लड़ाई लड़नी है, उनको बचाना है। अगर ये दो काम वो कर लेती हैं तो उनको सत्ता से कोई हटा नहीं पाएगा। अगर ये दो काम वो नहीं कर पाए, उनको मालूम है, तो उनको सत्ता में कोई रख नहीं सकता। कुल मामला टिका है इसी पर कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में, मतदाता सूची में फर्जी वोटर और घुसपैठिया वोटर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसी बात के फैसले से चुनाव आयोग के परिणाम घोषित करने से पहले हो जाएगा। अगर चुनाव आयोग इस अभियान में सफल हो जाता है कि पश्चिम बंगाल में जो फर्जी मतदाता सूची में बने हुए हैं उनके नाम हट जाए, तो आप समझिए ममता बनर्जी सत्ता से हट गई। तो इंतज़ार कीजिए SIR की फाइनल सूची आने का, और उसके बाद पता चलेगा कि कौन जीता, ममता बनर्जी जीती या चुनाव आयोग जीता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।